नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भावेश मैथ्स प्लेटफॉर्म पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी चीज को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं ठोस आकृतियों के लिए। जैसे आपका प्रश्न इस प्रकार से है, सर्कस का एक तंबू नीचे से बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। ध्यान दीजिए हमारी स्थिति क्या है। प्रश्न के अंदर हमारी पोजीशन ये बन रही है कि सर्कस के एक तंबू के बारे में बात हो रही है, और सर्कस का जो तंबू है नीचे से किस प्रकार की स्थिति रखता है, बेलनाकार, और ऊपर से हमारी स्थिति कैसी है, शंक्वाकार है। ठीक है ना। इसको मैं बना लेता हूं। तंबू की कुल ऊंचाई 34 मीटर है। ध्यान दीजिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, नीचे से तंबू का बेलनाकार हिस्सा है ऐसा, और ऊपर से जो तंबू हमारा शंक्वाकार है, इस प्रकार की स्थिति है। तंबू की कुल ऊंचाई 34 मीटर है। इसका मतलब कुल ऊंचाई का मतलब है ये पूरी की पूरी ऊंचाई, जिसमें आपका बेलनाकार हिस्सा भी शामिल हो गया और ऊपर का शंक्वाकार हिस्सा भी शामिल हो गया, 34 मीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। बेलनाकार भाग आप समझ रहे हैं, ये जो ऊंचाई है आपकी, ये 10 मीटर की बात कर रहा है ना। सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी ऊंचाई। आधार की त्रिज्या 7 मीटर है। ये रेडियस जो है आपकी, ये आपकी 7 मीटर है। अब आपके दिमाग में क्या चीज आएगी, यहां से लेकर के ये हिस्सा भी कितना होगा, ये हिस्सा भी 7 मीटर होगा। यानी कि जो बेलन की त्रिज्या है वही आपकी शंकु की त्रिज्या होगी, एक बात। और दूसरी चीज ये भी समझ में आना चाहिए कि शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई। आपके दिमाग में आएगा ये ऊंचाई का मतलब है टोटल आपकी यहां से लेकर के यहां तक की ऊंचाई 34 है, उसमें से नीचे का हिस्सा 10 कम कर दें तो ये आपका 24 मीटर हो गया। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। यानी हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये टोटल 34 में से नीचे वाला 10 हिस्सा कम हो गया, तो ये रिजल्ट जो रहा आपका 24 मीटर का। तो ये हिस्सा शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है। प्रश्न कह रहा है, तंबू निर्माण में लगने वाले कपड़े का मूल्य 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा। अब देखिए कपड़ा लगाना है। अब आप सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि हमारा प्रश्न क्षेत्रफल की बात करता है, आयतन की बात करता है। देखिए कपड़ा लगाना है यानी सतह की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो दो आकृतियां हैं, दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने पड़ेंगे, है ना। तो यहां पर हमारे पास में जो है कपड़े का क्षेत्रफल, कि जो कपड़ा लगेगा उस कपड़े का क्षेत्रफल क्या हुआ, कपड़ा कहाँ कहाँ लगना है सर, तो तुरंत दिमाग में आएगा कपड़ा जो है इस हिस्से पर लगना है जो मैं जिग जैग वे से आपसे बात कर रहा हूं। तो आपके ये शंकु का जो हिस्सा है, इस शंकु के ऊपर भी लगना है, और उसके साथ में ये जो बेलन का हिस्सा है, मुझे इस बेलन के हिस्से पर भी लगाना है। इन दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, तो हम बात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे जो बेलन है उस बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, और बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई होगी। लेकिन अब एक दिक्कत आ रही है कि एल हमारे पास में नहीं है। तो आप सबसे पहले इस एल का मान ज्ञात करें, और यह एल का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में है, 7 24 पर 25 ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनता है। ठीक है सर, तो मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के आधार पर एल का मान 25 निकाल दिया। अदरवाइज आपको करना क्या होगा, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी इन दोनों को वर्ग करके जोड़ना है, वर्गमूल लेना है। ठीक है, एल सबसे लंबी भुजा है कर्ण को ज्ञात करने के लिए। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ने पर 625 का वर्गमूल 25। चलिए अब इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करने की बात करते हैं। यहाँ पर पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7, एल का मान आपका 25। दो पाई का मान 22/7, आर का मान है 7, और बेलन के लिए ऊंचाई 10 जो आपका प्रश्न कहता है। 7 से यहां पर 7 कट जाएगा और उधर भी 7 से 7 कट जाएगा। कुल मिलाकर के 25 और 22 का गुणा 550 हो गया, और जब इधर गुणा करेंगे तो 440 हो रहा है। टोटल आपका 990 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज आने वाला है, 990। ठीक है, अब अपना प्रश्न का आंसर की बात करता हूं। हमारा आंसर 90 रुपए के भाव से, तो 990 मीटर कपड़ा था और 90 रुपए का भाव है। तो 2 जीरो, 9 से 9 का गुणा 81 हासिल 8, 9 और 9 का गुणा 81 और 8 कितना हो गया, 89। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कैलकुलेशन एक बार जो है वापस से आप चेक जरूर कर लें कि भाई अपना आंसर जो है 89,100 रुपया, ये अपने प्रश्न का आंसर बन रहा है। वापस मैं चेक कर लेता हूं सर, 9 नमा 81 हासिल लग गया 8,
81 और 8 हो गया 89, 89,100 रुपया। तो वापस से चेक करते हैं सर प्रश्न के रूप में हमने क्या किया। सबसे पहले आपका शेप किस प्रकार का है, नीचे से बेलनाकार, ऊपर से कैसा है, शंकु के आकार का। पूरी ऊंचाई 34 है, नीचे से बेलन की ऊंचाई 10 है, तो ऊपर वाला हिस्सा 24 रहा। लेकिन मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल की बात करनी पड़ेगी, इसलिए एल आपको निकालना पड़ेगा। तो नंबर 1 आपने एल को ज्ञात किया। उसके बाद में कपड़ा लगना है, क्षेत्रफल आपकी बात हो रही है, सतह के ऊपर लगने वाला है, एक शंकु का आकार है और एक बेलन का आकार है, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने जोड़ दिया, शंकु का भी और बेलन का भी। पाई आर एल शंकु के लिए और 2 पाई आर एच बेलन के लिए कैलकुलेशन कर दी, 990 मीटर स्क्वायर इतना कपड़ा आपका लगने वाला है। और 90 से गुणा करते हुए आपके प्रश्न का आंसर हम लोगों ने दे दिया। चलिए सर अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और आयतन वी है। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा सर कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ है, ये आपका एस लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये सरफेस एरिया। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ये नजर आ गया होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका एस है और आयतन जो है वो वी है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक काम करता हूं, इसको जो है स्क्रीन को थोड़ा सा मैं इधर अंदर की ओर ले जाता हूं ताकि आपके दिमाग में ये अच्छे से स्पष्ट हो जाए। और इसको मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ये इस प्रकार से देखो सर, है ना, ये एस लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए सर, तो अब आपको ये नजर आ रहा होगा। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं सर, तो गौर कीजिए, आर त्रिज्या को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस और आयतन को वी रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा कथन आपका सत्य है, तो देखते हैं सर। पृष्ठीय क्षेत्रफल एस गोले की बात कर रहा है और गोला जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वी आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे क्या करना है, 1 बाय 1 ऑप्शन को यूज कर लेना है। आर का मान तो आर रखना, वी और एस का मान रख करके लेफ्ट और राइट कहां पर बराबर आ जाता है वो अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैसे मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए में 3v बराबर आर एस इस प्रकार की स्थिति है। तो चलिए देखते हैं सर, 3v के बारे में हम बात करेंगे। तो 3 का 3 है और v का मान है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां पर 3 से 3 कट गया और कुल मिलाकर के आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया ऑप्शन नंबर ए का 4 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, ये स्थिति हो गई 4 पाई आर क्यूब के रूप में। और आर एस को जब मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए इसका परिणाम क्या बनता है, आर तो आर है और एस का मान हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, गुणा करने पर क्या रिजल्ट रहा सर, 4 पाई आर और आर स्क्वायर का गुणा आर क्यूब, यानी दोनों आपस में कैसे हो गए सर, बराबर हो गए। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही अपने प्रश्न का उत्तर निकल गया है, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है ना, केवल कुछ नहीं करना था, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन के अंदर आप एस का और ऑप्शन में आप वी का मान लगा दें और दोनों को कंपेयर करते हुए कि कहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, वो आपके प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन नंबर ए के रूप में। चलें सर, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज को 5 सेंटीमीटर वाली और 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के सापेक्ष घुमाने पर बनने वाले शंकुओं का आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए दो शंकु बन रहे हैं, अब आप इस स्थिति को समझने का प्रयास करें। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, समकोण बनाने वाली भुजाएं जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है, एक 5 और एक 12 है। गौर कीजिए, पहली स्थिति में देखो मैं ऐसा कर रहा हूं कि 12 सेंटीमीटर ऐसा रखते हुए 5 सेंटीमीटर को ऐसा रख रहा हूं और इस शंकु को मैं घुमाने का प्रयास कर रहा हूं। वापस ध्यान दीजिए, हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार की, ठीक है ना। ये अगर मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूं और यहां पर पहली बार 12 सेंट, अच्छा इसमें आयतन का अनुपात पहले 5 लेते हैं सर, क्योंकि आपका जो क्रम है वो पहले 5 सेंटीमीटर उसके बाद 12 सेंटीमीटर का है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ये 5 सेंटीमीटर की बात आपसे कर रहा हूं और इस प्रकार से ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको घुमाना हो, अब घुमा कैसे रहा हूं सर, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, तो आप ध्यान करें जैसा मूवमेंट हो रहा है कि बिंदु सी यहां से है ना घुमाने के लिए उठ गया ऐसा हवा में, और हवा में उठने के बाद में बिंदु सी यहां पर पड़ रहा है सी डैश के रूप में या C1 के रूप में। ध्यान दीजिए बिंदु सी ऐसा, क्योंकि ये जो लाइन है जो 5 सेंटीमीटर भुजा, इसके रेस्पेक्ट में हम इसको घुमाने की बात कर रहे हैं, और जब इसके रेस्पेक्ट में घुमाएंगे तो ये तो सेंटर के अंदर रहने वाली है। सी बिंदु यहां से ऐसा हवा में आया,
C1 पर गिरा और पीछे से ऐसा घूमते हुए एक सर्कल आपका मार्क होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के ये स्थिति हमारी बन रही है कि इस प्रकार से। और मैं इसको ऐसा ऐसा मिला लेता हूं, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास में एक शंकु का निर्माण होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये सी बिंदु इस प्रकार से रोटेट हुआ है, हवा में जाता है, फिर पीछे से आता है, ये इस प्रकार से हवा में गया, पीछे से आया, फिर हवा में गया, पीछे से आया, और इस प्रकार से एक शंकु का निर्माण हुआ। आपने 5 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में घुमा दिया। ये का एक प्रश्न कह रहा है 12 सेंटीमीटर वाली भुजा के रेस्पेक्ट में भी घुमाना है। तो अगर मान लिया मैं ऐसा लेता हूं, इस बार भुजा ये 12 सेंटीमीटर है और ये भुजा आपकी 5 है, तो वापस से ध्यान देना, मैं यहां पर अगर इसका नामकरण ऐसा कर लेता हूं P, Q और R, ये 90 डिग्री का कोण है जैसा यहां पर भी था। अब गौर करो, ये बिंदु अभी R यहां पर है, जब मैं इसके रेस्पेक्ट में घुमाता हूं, ये तो लाइन आपकी वर्टिकल जैसी है वैसी की वैसी खड़ी रहने वाली है सर। और जब मैं घुमा रहा हूं तो दिमाग में क्या है कि भाई R ऐसा घूमा है, R उधर गया और ये R डैश के ऊपर जाके टकराया या R1 के ऊपर टकराया, ठीक है ना, ये R1 पर, और फिर पीछे से इस प्रकार से वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, इस प्रकार से ये रोटेट हो रहा है बीच वाली लाइन के रेस्पेक्ट में। समझ गए बात को। और इसको जब मिलाऊंगा तो एक शंकु मेरे पास में और मुझे दिखता है। और आपका प्रश्न क्या कह रहा है, शंकुओं के आयतन का अनुपात कितना होगा। देखिए, शंकु के आयतन की जहां बात करूंगा मैं, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, कुछ दिमाग में आ रहा है सर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला है हमारा। तो मैं इस फॉर्मूले को 2 बार लगाना चाहता हूं। देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, जब मैं आर की बात करूंगा तो यहां पर आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 12 गुणा 12 से हो गया, और एच का मतलब पहले वाले डायग्राम में 5 से हो गया। दूसरे डायग्राम की बात करता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे डायग्राम की जब बात करता हूं तो आर का मतलब ये 5 है, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 5, और एच का मतलब कितना हुआ, 12 हुआ। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/3 दोनों पक्षों में, पाई दोनों पक्षों में कट गया, और कुछ कटता है जैसे 12 से 12 भी हमारा कट गया, और कुछ कट रहा है तो 5 से 5 भी हमारा कट गया। तो परिणाम क्या रहा सर, 12:5। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि डायग्राम के माध्यम से ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि एक बार 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के रेस्पेक्ट में घुमाया तो 5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई रही, और 12 सेंटीमीटर वाली भुजा यानी वह आपकी त्रिज्या रही। और जब 12 सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में आप घुमा रहे हैं तो 12 ये आपकी ऊंचाई है, और जो बाकी का जो 5 है ये आपकी क्या होगी सर, ये आपकी त्रिज्या बन रही है, ठीक है ना, 5। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने आर और एच का मान रखते हुए और अपने अनुपात 12:5 दे दिया, ठीक है सर। तो ये तो प्रश्न हमारा था। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है, ठीक है ना। मैं इसको स्टार मार्क भी कर रहा हूं, और ये हमारे लिए ज्यादा महत्व रखने वाला प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है। समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 3, 4, 5, कर्ण आपका 5 हुआ। और इस बार क्या कहा, इसे 5 सेंटीमीटर भुजा के सापेक्ष घुमाया जाता है, यानी रोटेट अबाउट हाइपोटेन्यूज, है ना, या रोटेट अबाउट द साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण के रेस्पेक्ट में आप घुमा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में द्विशंकु बनता है, डबल कोण बनता है, उसके आयतन की बात करनी है। अभी तक तो क्या था, लंब और आधार के रेस्पेक्ट में जब घुमा रहे तो केवल शंकु बन रहा था, और जब कर्ण के रेस्पेक्ट में जब भी किसी समकोण त्रिभुज को घुमाते हैं तो डबल कोण बनता है, द्विशंकु बनता है। अब ये बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करना। देखिए हमारी स्थिति क्या है कि भाई समकोण त्रिभुज आपका और कर्ण के रेस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, तो ये कर्ण सबसे लंबी भुजा हो गई, लेकिन समकोण बनाने की स्थिति में हमारे पास में ये इस प्रकार का समकोण बनेगा। ये ध्यान दीजिए सर, जिसमें यह भुजा आपकी 3 रही, यह भुजा आपकी 4 रही, और ये पूरी की पूरी ऊंचाई यानी कर्ण 5 रहा, और मैं कह रहा हूं कि ये आपका 90 डिग्री का यहां पर कोण है, ठीक है सर। ये 90 का कोण मैंने ऐसा मार्क कर दिया। कोई कंफ्यूजन है सर? अब देखिए सर, मैं फिर से बात करूंगा, जैसे मान लिया यहां पर ए है, ये अपना बिंदु बी है और सी है, कर्ण के रेस्पेक्ट में घुमा रहे हैं, इसका मतलब ये ए और सी कर्ण ये सीधा वर्टिकल फॉर्म में खड़ा है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जैसा पंखा अपन घुमाते हैं वैसा अपन इसको रोटेट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये बिंदु बी पर जो है, अब आप उधर की ओर ले जा रहे हैं तो ये ऐसा उधर की ओर गया गया, है ना, और इस प्रकार से जाते हुए कहीं बिंदु बी डैश पर आएगा, और उसके बाद वापस घूमता घूमता यहां पर आएगा। तो बात समझ में आ रही ना। तो ये इस प्रकार से हवा के अंदर जा रहा है,
सामने की ओर कहीं पर बिंदु पर टकरा करके वापस से पंखा लौट रहा है और फिर इस प्रकार से घुमा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब मैं बी डैश को मिला लेता हूं तो ये दो कोण आपको नजर आते हैं। एक कोण ऊपर वाला नजर आ रहा है और दूसरा कोण नीचे वाला नजर आ रहा है, और उसके अंदर ये दोनों जो शंकु बन रहे हैं ऊपर और नीचे, उनकी त्रिज्या r फिक्स है। मान लिया ये बिंदु जो है मेरे द्वारा अगर d ले लिया जाए तो ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई h1 और नीचे वाले शंकु की ऊंचाई h2 हमारे द्वारा इस प्रकार से लिख दी जाती है। तो कुल मिलाकर के मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है, मेरे लिए r निकालना है। तो सबसे पहली चीज मुझे बताएं कि डायग्राम आपको समझ में आया है नहीं आया, क्या स्थिति है कि भाई आपका यह कर्ण है ना, और जब शंकु घूम रहा है तो यहां वाला बिंदु उधर गया और फिर वापस घूम करके इधर आया, नहीं इस प्रकार से इसके चारों ओर जब रोटेट कर रहा है तो यहां पर एक वृत्ताकार भाग आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक शंकु शीर्ष बिंदु ए के द्वारा और दूसरा शंकु शीर्ष बिंदु सी के द्वारा ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दो शंकु, एक ऊपर और एक नीचे, ये आपके पास में। ठीक है सर, तो चलिए अब मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर का मान ज्ञात करना। और ये आर क्या है सर, आर हमारा बीडी के बराबर है। और बीडी क्या है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, हमारी जानकारी में होगा, ये बीडी है क्या, ये शीर्ष बिंदु बी से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई तो है सर। तो ये क्या हो गया सर, समकोण वाले शीर्ष, समकोण वाले शीर्ष यानी 90 डिग्री का कोण वाला शीर्ष बी से सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा पर डाले लंब की लंबाई है। और ये बहुत बढ़िया स्थिति है सर कि भाई आपने इसको पढ़ा होगा कि समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, और इस लंब की लंबाई को ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला है ए बी बटा ए प्लस बी। ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा सर। ठीक है, लंब की लंबाई के लिए ए बी बटा ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो चलिए सर, यहां पर जब ए बी की बात करते, एक मिनट सर यहां गलत कर दिया मैंने, ए बी बटा कर्ण, ठीक है दिमाग कहीं और चला गया, ए बी बटा कर्ण ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है लंब की लंबाई के लिए। तो ए बी का मतलब हो गया 3 गुणा 4, ठीक है, और बटे में कर्ण कितना है, कर्ण आपका 5 है। तो कुल मिलाकर के ये हो गया सर 12 बटा 5 सेंटीमीटर। ये आपका आर का मान निकल करके आया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है सर, पहली चीज, अगर आप जैसे पिछले प्रश्न में लंब या आधार के अनुसार अगर आप उसको घुमाते हैं तो केवल और केवल शंकु बनता है, लेकिन कर्ण के लिए घुमा रहे हैं, कर्ण को फिक्स रखते हुए, कर्ण के अबाउट यानी अबाउट द हाइपोटेन्यूज की बात करते हैं, कर्ण के सापेक्ष अगर उसको रोटेट करते हैं तो दो शंकु देख लीजिए आप, यहां से एक ऊपर वाला जिसका शीर्ष ए है और एक इसका नीचे वाला शंकु जो आप देख रहे हैं जिसका शीर्ष क्या है, सी के बराबर है। तो मुझे आर चाहिए, और आर का मतलब है ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए बी सी, उसमें समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा यानी जो सबसे लंबी भुजा या कर्ण है उस पर डाले गए लंब की लंबाई है, जो कि ए बी बटा कर्ण के माध्यम से दी जाती है ना। तो चलिए यहाँ पर 3 गुणा 4 बटा 5 12 बटा 5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर आयतन की बात करते हैं, हमारे प्रश्न का आंसर देखिए, आयतन दो आयतनों का योग है v1 प्लस v2, एक ऊपर वाला शंकु उसका आयतन और एक नीचे वाला शंकु उसका आयतन, दोनों का योग है। ठीक है, तो चलिए v1 प्लस v2 की बात करते हैं। ऊपर वाले आयतन के लिए फॉर्मूला रहा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर, h का मतलब h1 से रहा, और नीचे वाले शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, h1 का अभिप्राय h2 से रहा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया जाए हमारे द्वारा, और h1 प्लस h2 ध्यान करें, ऊपर वाले की ऊंचाई ये रही सर यहाँ पर लिखी हुई h1 है, और नीचे वाले शंकु की ऊंचाई h2 है। ठीक है ना, तो h1 h2 रखते हुए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन होते हुए h1 प्लस h2 हो गया। चलो मान को लगाते हैं, 1/3 पाई में ही उत्तर आपको देना होगा, आर स्क्वायर यानी 12/5 है, तो 2 बार आपको 12/5 लिखना है। और मुझे बताइए h1 प्लस h2 क्या हो गया, h1 प्लस h2 का मतलब है ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई h1, नीचे वाले की h2, दोनों जब जोड़ेंगे तो h1 प्लस h2 का मतलब है कर्ण AC, और कर्ण कितना हो गया सर 5। चलो कैलकुलेशन देखें, 5 से ये 5 कटेगा, 3 के पहाड़े से ये 4 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर के आपका उत्तर क्या हुआ सर, 12 और 4 का गुणा
48 पाई बटे में 5, ठीक है ना, 12 चौक 48 पाई बटा 5 और इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं सर कि आपके दिमाग के अंदर ये चीज आ गई होगी कि किस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना चाहिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है और जहां पर अगर आपका प्रश्न एक स्तरीय होगा, मतलब प्रश्न पत्र का मतलब क्या है, जो थोड़ा सा अपन कह सकते हैं औसत से ऊपर के दर्जे का, थोड़ा सा टिपिकल लेवल का प्रश्न होगा, तो वहां पर हम लोग इस प्रकार से अपना रिजल्ट दे सकते हैं, है ना। इस प्रकार का प्रश्न वहां हो सकता है और इसको ऐसा सॉल्व करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देखिए आंतरिक त्रिज्या है 3 और बाह्य त्रिज्या कितनी है 5, खोखला गोला है। और आपको प्रश्न कहता है 10 घन सेंटीमीटर धातु का भार 42 ग्राम है, तो खोखले गोले का भार कितना होगा। सबसे पहले दिमाग में आए भार शब्द की बात हो रही है और भार शब्द होने का मतलब है हमारा प्रश्न किसकी बात कर रहा है, हमारा प्रश्न आयतन की बात कर रहा है, आयतन से रिलेट करने वाला हमारा प्रश्न है। और यहां पर गोले की बात कर रहा हूं, देखिए एक खोखला गोला इस प्रकार से आपका निर्माण हो रहा है और प्रश्न कह रहा है आंतरिक त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये अंदर वाली छोटा आर 3 होगा और ये बाहर वाला बड़ा आर क्या है 5 है। और हमारा प्रश्न कह रहा है कि धातु का भार, तो मुझे करना क्या होगा, देखिए आपको इसका आयतन चाहिए, ठीक है ना। और जब इसके आयतन की बात करेंगे तो चलो मैं बात करूंगा धातु का आयतन। कुल मिलाकर के दो प्रकार के आयतन हैं, एक बाहरी है और एक आंतरिक है। तो मुझे क्या करना होगा, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन, बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन को हमको घटाना पड़ेगा। और जब बाहरी आयतन की बात करेंगे, जब गोला है, फॉर्मूला हमारा रहेगा 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब और अंदर के लिए 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। मैं इसको हल करना चाहता हूं, तो चलिए 4/3 पाई को हम लोग कॉमन कर लेते हैं और आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाए, ठीक है जी। वापस ध्यान दीजिए सर, बाहर के बड़े आयतन में से अंदर का आयतन मैं घटा दूंगा तो किस क्या आएगा, मुझे उस धातु का आयतन आएगा और उसके बाद में हम लोग जो है जो 42 ग्राम है 10 घन सेंटीमीटर, उससे हम गुणा कर देंगे और भार को ज्ञात कर लेंगे। चलिए फिलहाल यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब का अभिप्राय 5 का क्यूब और छोटे आर का मतलब हो गया 3 का क्यूब। चलो देखते हैं सर कुछ कैलकुलेशन होती है नहीं होती है। तो 4/3 22/7, मैं इस गणना को कर लेता हूं। देखिए 5 का क्यूब कितना हुआ, 5 का 5 से 3 बार लिखते हुए गुणा 125, 3 का क्यूब हो गया 27 और जब मैं 125 में से 27 को घटा देता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा 98 आ गया सर। अब देखो 7 के पहाड़ से कटता है या नहीं कटता है, तो 7 के पहाड़ से कट जाता है सर, 7 एकम 7, ठीक है ना। भाई 5 का क्यूब समझते हो ना, 5 5 5 3 बार लिखे गुणा 125 और 3 का क्यूब 3 3 3 यानी 27, 125 में 27 चला गया तो 98 बचेगा, 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28। अब और नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे हम लोग, ऐसा नहीं जबरदस्ती हम लोग पॉइंट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब ये आपका रिजल्ट हो गया उस धातु का आयतन। और मुझे चाहिए भार, तो बताइए हमारे प्रश्न का उत्तर भार के लिए क्या करना है कि जो आयतन आपका निकल करके आया है 4/3 22 और 14 के रूप में, उसको क्या करने वाले हैं 42 ग्राम जो धातु का भार है लेकिन है 10 घन सेंटीमीटर का, तो हम लोग क्या करने वाले हैं 42 से गुणा करते हुए 10 का भाग देने वाले हैं। अब देखिए वहां पर 3 नहीं कट रहा था तो हम लोग पॉइंट में जाते तो गड़बड़ कर जाते, और यहां पर 3 से 42 कट गया सर 14 बार, और जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 14 और 14 का गुणा होता है 196 बटे में 10 है, 22 का गुणा करते हुए बात करता हूं, 22 छंग 132, हासिल लग गया 13 और 22 का 9 से गुणा कर रहा हूं तो 22 नम 198 और 13 198 में 10 जोड़ने पर 208 और 3 जोड़ने पर 211, हासिल लग गया 21, 22 एकम 22 और उसमें 21 जोड़ना यानी कि 43, 10 का भाग गया तो इतना ये ग्राम हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है 431.2 ग्राम। भाई एक बार कैलकुलेशन जो है आप अपने स्तर पर जरूर और वापस से जो है चेकआउट करना। एक गड़बड़ कर दी, 4 छूट गया हमारा, देखो ये वाला 4 जो है वो हमारा छूट चुका है, तो फिर से मैं इसको मिटा करके बात कर रहा हूं आपसे, है ना। कैलकुलेशन जो है आप हर प्रश्न में देखते रहना सर।
वापस से गौर करना। तो यहां से जो बात कर रहा हूं मैं, तो देखो 4 तो एक रहा हमारा, ये वाला 4, ठीक है। 22 दूसरा आंकड़ा है, और उसके बाद में 14 और 14 का गुणा कितना होगा सर, 196 हो गया, ठीक है। और उसमें 10 का भाग है। चलिए पहली बात कर रहा हूं मैं कि यहां 4 रखते हुए, ठीक है, और 22 का मैं गुणा कर लेता हूं। ये 4 और 22 का जब गुणा करेंगे तो 22 का 6 से गुणा, 22 छंग 132, ध्यान दीजिए, हासिल लग गया 13। 22 का 9 से गुणा 198, और 198 में जब 13 जोड़ा जाएगा तो 211। 211 का यहां पर लिख दिया सर हमने 11 का 1, हासिल लग गया 21। 22 का 1 से गुणा 22 और 21 43, ठीक है, और बटे में हो गया 10। हमने पिछली बार क्या 4 छोड़ दिया था, ये 4 था आपका। अब जब मैं वापस से इसको आगे गुणा करूंगा तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, और 10 का भाग देना है। तो 10 का भाग यानी पीछे से एक अंक गिन करके दशमलव लगाना। इतना अपना क्या हो गया, भार। भार का मतलब है यहाँ पर ग्राम्स। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है ना। पीछे से 10 का भाग पॉइंट लगाते हुए 1724.8 ग्राम। क्लियर है सर। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। यानी कुल मिलाकर के भार संबंधी प्रश्न हमारा आयतन का रहा, और चूंकि खोखला गोला था तो बाहर के आयतन में से अंदर के आयतन को हमारा घटाना पड़ा, और उसके बाद जो भी भार था उससे गुणा करते हुए अपना उत्तर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। धातु के एक खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या, देखिए इस बार जो है खोखला बेलन हो रहा है ना। आंतरिक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। अगर मैं खोखला बेलन बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा सर, यहां पर ये स्थिति हो रही है आपकी, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से ये आपकी 4 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है जो खोखला बेलन है उसमें धातु की दीवार की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो धातु की जो दीवार बनी है वो 1 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनी है। तो अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये इस प्रकार की स्थिति हमारी बनने वाली है, ठीक है जी। ये ऐसा हो गया सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर का मोटाई है तो बड़ी त्रिज्या क्या हो गई आपकी, बड़ी त्रिज्या 4 और 1 मिलकर के 5 हो गए। अब आगे क्या रहा है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये हाइट जो है आपकी वो 10 सेंटीमीटर, ऐसा प्रश्न देता है। सभी प्रश्नों पर रंग करवाना है। अब मुझे बताइए रंग कहां होगा सर, रंग सतह पर होगा, और जब सतह की बात है तो हमारा प्रश्न किसका होगा, क्षेत्रफल का होगा। और सभी सतहों पर रंग करवाने का मतलब ध्यान दीजिए यहां पर क्या होना चाहिए सर, सभी सतहों के अंदर देखो एक सतह ये वाली है, एक सतह ये वाली का मतलब जिसको जिग जैग वे कर रहा हूं, तो यानी बाहर वाली सतह। दूसरी सतह ये अंदर वाली है समझ गए। और उसके साथ में 2 सतह ये वाली है, तीसरी और चौथी सतह है ना, जो एक सर्कुलर रिंग आपकी बन रही है, तो ये वाली है। ये मैं सेंटीमीटर लिख देता हूं ताकि याद रहे कि भाई ये तो है हमारे डायमेंशंस थे, और 1 2 3 4 यानी 4 सतह आपको नजर आ रही है। वापस ध्यान देना, रंग कहां कहां होगा सर, जब अगर आपके पास में है तो आप बाहर का रंग करेंगे, खोखला है तो अंदर भी रंग करेंगे आप। तो एक बाहर का वक्र पृष्ठ हो गया, एक अंदर का वक्र पृष्ठ हो गया, और उसके बाद ऊपर दिखने वाली सर्कुलर रिंग आपको नजर आएगी, ठीक है। जब आप पाइप को सीधा देखेंगे तो इस प्रकार से एक रिंग आपको नजर आ रही है, एक हिस्सा ऐसा रहेगा और एक हिस्सा पीछे की ओर रहेगा, तो 2 सर्कुलर रिंग है। तो चलिए मैं यहां से बात कर रहा हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले देखना, यही समझने की जरूरत है कि भाई आपको पता लग गया कि क्षेत्रफल या आयतन का प्रश्न, और क्षेत्रफल में क्षेत्रफल कैसा है ना उसको ध्यान करना। तो क्षेत्रफल में 2 चीजें हो गई, एक तो है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बाहर बाहर वाला, एक है भीतरी या आंतरिक, अंदर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके साथ में प्लस में 2 वृत्ताकार रिंग आपको नजर आ रही है, समझ गया ना। 2 वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल जो कि एरिया बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करता है। तो चलिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपका क्या है, 2 पाई बड़ा आर एच हो गया। अंदर के लिए क्या होगा, 2 पाई छोटा आर एच होगा। और ये देखिए 2 वृत्ताकार रिंग का मतलब क्या हुआ, पाई बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है,
ठीक है जी। तो मैं यहां से भी पाई को कॉमन कर लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें अच्छे से, है ना, जो चीज कॉमन आती है, ताकि बार बार हमको बड़ी गणना नहीं करनी पड़े। ये समझ में आया ना, वृत्ताकार रिंग। वृत्ताकार रिंग का मतलब क्या हुआ, बाहर वाले बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है, अंदर वाले छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, और ये वृत्ताकार रिंग का मतलब ये वाला हिस्सा है। ठीक है सर। और जब मैं इस हिस्से की बात करूंगा तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कम कर दूंगा, तो वो जो रिंग आपको नजर आ रही है, जो छल्ला आपको नजर आ रहा है, उसका क्षेत्रफल आपका आ गया। तो चलिए सर इसको देखते हैं। 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, इनमें से पाई कॉमन कर देंगे तो 2 पाई हो गया, और यहां पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है। तो चलिए इसको अगर हम लोग रखते हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल यहां से केवल और केवल हम लोग 2 पाई कॉमन कर देते हैं, और 2 पाई कॉमन करने के बाद में देखिए आर एच हो गया, एक स्मॉल आर एच हो गया, और 2 पाई कॉमन करने के बाद में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की स्थिति हो गई। चलिए सर वैल्यूज को रखने की मैं बात करता हूं। पाई का मान रखना है मुझे, तो 2 पाई का मान यहां पर है 22/7, एक बात हो गई। चलिए कोष्टक में आर एच का मतलब क्या हुआ, बड़ा आर आपका बड़ी त्रिज्या 5 है, और एच का मतलब 10 है। तो मुझे यहां पर क्या करना है सर, 5 का 10 से गुणा करना है, प्लस स्मॉल आर एच का मतलब क्या है, छोटी त्रिज्या 4 है और एच आपका फिक्स 10 है, तो इस बार 4 का 10 से गुणा करना है, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, और प्लस में आर स्क्वायर, यानी बड़े वृत्त के लिए 5 स्क्वायर और छोटे वाले वृत्त के लिए यहां पर 4 स्क्वायर। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं दिमाग में चीज आ गई होगी सर। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 2 गुणा 22/7 आगे करते हुए देखिए आपके दिमाग में आना चाहिए, ये आंकड़ा आपका 50 बनता है, 5 10 का गुणा, ये आपका 40 बनता है, और 5 का स्क्वायर 25 है, 4 का स्क्वायर 16 है, और 25 में 16 जाने पर इसका परिणाम 9 बनता है। इन तीनों को जोड़ दिया तो 50 40, ये दोनों मिलकर के 90, और वो 9 मिलकर के 99, तो यानी यहां पर आपका रिजल्ट 99 हो गया। वापस ध्यान दे दें, 10 5 का गुणा 50, 4 10 का गुणा 40, 50 4 90, 50 और 40 90, और 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 जाने पर 9, 90 और 9 कितना 99। अब ये आपका हो गया सर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 नहीं कटता तो नहीं काटा मैंने। लेकिन अब रंग कराने का खर्चा देखते हैं, तो अपने आंसर की बात करता हूं। जब मैं खर्चे की बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए, 2 गुणा 22/7 गुणा 99 है, और रंग करने का खर्चा क्या दे रहा है, 35 रुपए का भाव दे रहा है, और 100 वर्ग सेंटीमीटर की बात कर रहा है, तो 35 से गुणा करते हुए 100 का भाग देना है। अब देखो वहां नहीं कटा, लेकिन 7 से 35 यहां पर 5 बार कट गया। वापस से ध्यान देना, ये 5 और 2 का गुणा, ये देखिए सही, ये 2 और ये 5, इन दोनों गुणा क्या हुआ 10 हो गया, तो ये 2 और 5 का गुणा जो 10 हो गया, ये एक जीरो आपका कट गया है। अब चलिए 22 का 99 से गुणा करते हुए 10 का भाग देना है, तो 22 का 99 से गुणा कर रहा हूं सर, है ना, 9 दूना 18, हासिल लगा 1, या चलो ऐसा ही कर लेते, 22 नम 198, हासिल लग गया 19। ठीक है, और 22 नम 198, और 198 में हासिल का है 19, तो 19 में से 2 जोड़ने पर पूरा 217 हासिल का रह गया, तो 217 कैलकुलेशन देख लेना सर, पॉइंट इतना रुपया, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 217.8 रुपए। इसका मतलब 217 रुपया और 80 पैसा आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और अच्छी स्थितियों के बारे में बात करते हैं। लकड़ी का एक बेलना का टुकड़े की लंबाई 10 है और आधार की त्रिज्या 3.5 है। लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है, और लंबाई 10 है और आधार की त्रिज्या 3.5 है। बेलना का टुकड़े की बात कर रहे हैं, देखिए इस प्रकार का आपका डायग्राम, ठीक है, ये ऐसा टुकड़ा था, है ना, इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या की बात कर रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 3.5। अब क्या कह रहा है, इसके एक सिरे से एक अर्धगोला काटा गया है। ध्यान दीजिए, अर्धगोला यानी लकड़ी को छील करके ऐसा एक कटोरे का शेप आपने बाहर निकाल दिया, अर्धगोला काट दिया, यानी इस प्रकार की स्थिति हो गई हमारी। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, सभी पृष्ठों पर रंग करवाना है। अब मुझे बताइए रंग करवाने का मतलब क्या हुआ। हमारा प्रश्न क्षेत्रफल की बात करता है या आयतन की बात करता है, तो तुरंत दिमाग में आए भाई रंग करना है, पृष्ठों की बात करता है, ठीक है, और पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल की बात करता है, ठीक है।
और 21 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, वो लास्ट के अंदर हम लोग मैनेज करेंगे। तो अभी फिलहाल रंग कहाँ कहाँ होगा उसको देखना है। तो चलिए देखें, इधर रंग करने के लिए तो एक हिस्सा तो ये वाला हुआ है ना, जो मैं जिग जैग वे से आपको कर रहा हूं। तो पहला ये तो हो गया सर बेलन का वक्र पृष्ठ, जो इधर भी हुआ और इधर भी हुआ। दूसरा हिस्सा हमारा ये वाला हुआ है ना, इस वृत्ताकार पृष्ठ के ऊपर भी रंग होगा, क्योंकि जब पैंदा है तो जब आप उसके ऊपर संपूर्ण पृष्ठ पर रंग करोगे तो इसका चारों ओर जो रोल पार्ट है, वक्राकार भाग है, उसके साथ में पैंदा भी आपको लगाना पड़ेगा। और उसके साथ में आप इसको भी तो आप रंग करने वाले हैं सर। तीसरा हिस्सा आपका ये वाला हो गया, यानी कुल 3 हिस्से हो गए। तो मैं यहां से बात कर रहा हूं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वापस से ध्यान देना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। पहली बात तो करना चाह रहा हूं जो बेलन है, ठीक है, बेलन का एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसमें ढक्कन और पैंदा शामिल नहीं है। अब ढक्कन का मतलब ऊपर वाला अर्धगोला हो गया, और पैंदे का मतलब क्या हुआ, वृत्त हो गया। तो पैंदे का पहले लेता हूं, जो क्योंकि मैंने 2 नंबर वृत्त में लिखा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल और उसके साथ में ऊपर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसके माध्यम से जो है हम लोग क्षेत्रफल को ज्ञात करने वाले हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई RH रहा, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई R² रहा, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R² रहा। जो चीज यहां से कॉमन निकलती है उसको कॉमन निकालना चाहिए, जैसे 2 पाई R कॉमन निकल जाएगा, H रहा, एक बार 2 नहीं निकल रहा है ना, क्योंकि पाई R² है। तो केवल और केवल जो कॉमन निकल रहा है वो पाई R के रूप में निकल रहा है। पाई R के बाद में 2H रहा, यहां से पाई R कॉमन हो गया तो R रहा, और पाई R कॉमन होने पर यह 2R रहा। ठीक है सर। तो चलिए इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहां पर पाई R रहा और अंदर की ओर 2H प्लस R प्लस 2R यानी कि 3R हो गया। चलिए अब इसके अंदर मान लगाते हैं। तो पाई का मान हमारा क्या है 22/7, R का मान कितना है 3.5, अंदर 2H, H का मतलब है 10, तो 2H का मतलब 2 और 10 का गुणा हो गया 20, प्लस 3, R का मतलब हुआ 3.5। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। यहां पर ये है सर 22/7 गुणा 3.5 गुणा, जब मैं इसका गुणा करूंगा सर, देखो ये गुणा 3.5 का 3 यानी 35 या 105, जो कि हो जाएगा 10.5। इनका गुणा बना 10.5 के बराबर बना, और 10.5 को 20 में जोड़ूंगा तो ये रिजल्ट रहा सर 30.5। ठीक है, 20 प्लस 10 30। अब मैं यहां से सबसे पहले पॉइंट को हटाना चाहूंगा, यहां पर 10 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बटे में भी 10 आएगा। 7 का पहाड़ा लगाता हूं 35 में 5 बार, ठीक है, 7 से 35 कट गया 5 बार, 5 से ये 10 कट गया 2 बार, और 2 से 22 कट गया 11 बार। और कुछ कटता तो ठीक, नहीं तो जैसा है अभी फिलहाल उसी को उसी रूप में रख लेते हैं, है ना। तो आपका रिजल्ट क्या रहा सर 11 गुणा 305/10। ठीक है, अब मुझे चाहिए खर्चा। ठीक है, तो अपने प्रश्न का आंसर जब खर्चे की बात करने वाले हैं तो इसका जो रिजल्ट रहा 11 गुणा 305/10, उसको किससे गुणा कर रहा हूं मैं 21 रुपए और 100 वर्ग सेंटीमीटर से। तो 21/100 से मैं आप गुणा कर रहा हूं। तो आप इनका सबका गुणा कर दें, और 100 का मतलब है पीछे से 3 अंक गिन करके आप क्या कर लें दशमलव लगा दें। और जब पीछे से 3 अंक गिन के दशमलव लगाएंगे, देखो मैं गुणा कर रहा हूं, तो पहला काम 21 का मैं गुणा कर रहा हूं, तो 11 गुणा 21 का 5 से गुणा, 21 पंजा 105, हासिल 10 का 0 1, 21 या 63 और 1 64, बटे में 1000 हो गया सर। 11 का गुणा 11 पंजा 55, ठीक है, 11 चौक 44, हासिल 4, 11 छंग 66 और 4 हो जाएगा 70, और 3 के बाद दशमलव लगाना, तो ये इतना रुपया आपका उत्तर आ गया। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि भाई 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आप यहाँ पॉइंट के बाद 455 नहीं छोड़ सकते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 अंकों तक आपको अपना उत्तर देना है, और उसके बाद में दशमलव के बाद का तीसरा अंक आपको देखना है। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो दूसरा अंक आप उसको बढ़ा देंगे, और तीसरा अंक अगर 4 या उससे छोटा है तो एज इट इज रखना है। चूंकि 5 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ सर 70.46 रुपए, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी उसको राउंड अप कर दिया हम लोगों ने पैसे के रूप में। तो चलिए कुल मिलाकर के समझ में आया कि कैसा था, बेलना का टुकड़ा था, उसमें से एक आपने अर्धगोला काट करके निकाल दिया था।
सभी प्रश्नों पर रंग करने में 3 प्रश्न हो गए। बेलन का वक्राकार भाग हो गया, दूसरा नीचे वाला वृत्ताकार भाग हो गया, और ऊपर वाला आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तीनों को जोड़ दिया, कैलकुलेशन जो करनी है वो आपको करनी है ना। थोड़े से आप आज कैलकुलेटिव प्रश्न है कि किस प्रकार से आपको सोचना है। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, लकड़ी का एक घनाभाकार टुकड़ा 20 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है और 8 सेंटीमीटर गहरा है, ऊंचा है। इसमें से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर गहराई के 3 शंकु निकाल दिए गए। देखिए हमारी पोजीशन क्या है। एक इस प्रकार से है ना, ये ऐसा समझ लें कि भाई आपका जो है ऐसा एक घनाभ के आकार का, घनाभ दिख नहीं रहा है लेकिन घनाभ के आकार का एक टुकड़े की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें लंबाई कितनी है, ये लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है आपकी प्रश्न के हिसाब से। और उसके बाद में जो है अगर मान लेता हूं मैं इस प्रकार से, है ना, ये वाली ये चौड़ाई हो जाएगी और ऐसी अपनी गहराई की बात हो रही है ना, तो चौड़ाई आपकी क्या है 12 सेंटीमीटर कह रहा है, और गहराई कितनी है, गहराई आपकी 8 सेंटीमीटर। तीनों डायमेंशन की बात हमने कर दी है ना। 20 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर गहरा लकड़ी का एक टुकड़ा है। उसमें से क्या किया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर गहराई के 3 शंकु निकाल दिए गए। अब आप ध्यान करें, जब 3 शंकु आपने निकाले तो स्थिति क्या बन रही है उसको ध्यान देना। सर मैं यहाँ पर कुछ हिस्से इसके मिटाता हूँ कि भाई ऐसे जो है 3 शंकु हमारे निकल रहे हैं। देखो एक शंकु आपने ऐसा निकाल दिया यहाँ पर, दूसरा शंकु आपने इस प्रकार से निकाल दिया, और तीसरा शंकु आपने ऐसा निकाल दिया। ठीक है, 3 शंकु निकाल दिए। अब कह रहा है कि जो पीछे आकृति बच गई है ठोस आकृति, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, भाई इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आकृति बनी है, अब कौन कौन से पृष्ठ हैं उसको ध्यान देना। पहला पृष्ठ तो क्या हो गया आपका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 हो गया सर। लेकिन उसमें से आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई मैंने ऊपर से इसको काट दिया, इसका मतलब ये जो वृत्ताकार भाग है ये मैंने हटा दिया वहां से। भाई जब आप इसको छील रहे हैं, शंकु का आकार दे रहे हैं, और जब आप इसको देखेंगे तो ऊपर से आपको एक वृत्ताकार भाग नजर आएगा ना, खड्डे नजर आएंगे, जो खड्डे का ऊपर का जो हिस्सा वो वृत्त नजर आएगा। तो 3 वृत्त आपने हटा दिए, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस 3 वृत्तों का क्षेत्रफल, क्योंकि 3 वृत्त वहां से हटा दिए गए हैं आपके द्वारा, तो वो कम हो गया। लेकिन 3 ही शंकु बना दिए आपने, 3 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 3 चीजें हो गई सर। वापस ध्यान देना, घनाभ पूरी लकड़ी का, ठीक है, और उसके साथ में 3 वृत्त जो आपको ऊपर नजर आने हैं खड्डे के रूप में, समझ गए ना। जैसे आप क्रिकेट अगर खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय जो स्टंप डालते हैं ना, तो अगर नीचे का हिस्सा जो है वो शंकु के आकार का है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जो है आपको वृत्ताकार नजर आ रहा है, तो 3 वृत्त आपने हटाए हैं और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें ऐड हो रहा है। कारण क्या कि ये हिस्सा जो है ये ऐड हो गया सर, है ना, ये आपको लकड़ी के अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो 3 वक्र पृष्ठ आपके बने। चलिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, 3 वृत्तों की बात की तो यह पाई आर स्क्वायर की बात हो जाएगी, और 3 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल की बात हो जाएगी। चलिए सर, इसके अंदर जो है विशेष बात, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लकड़ी के लिए बहुत स्पष्ट आपको दे रखी है, 20 12 और 8 माइनस का 3, पाई का मान ध्यान दो सर। अब पाई जो है, पाई को अगर पाई में ही रखते हैं हम लोग, चलो 1 मिनट के लिए पाई में ही रख लें सर, है ना। तो पाई को पाई रखते हुए आर क्या है सर वृत्तों के लिए, तो पता लगा वृत्तों के लिए आर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 3 पाई को पाई रखना, आर का अभिप्राय वही 3 है। अब विशेष बात क्या है, यहां पर आपको एल ज्ञात करना होगा। अब ध्यान दो, शंकु की बात जब मैं करूंगा यहां लिख देता हूं शंकु, और शंकु जो है इस प्रकार से आपको नजर आ रहा है इस बार, ठीक है, छेद करने के बाद में ये जो है गहराई आपकी प्रश्न के हिसाब से 4 है, ये आपकी 3 त्रिज्या है आपके। तो अब मुझे बताइए एल ये रहा, और पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के माध्यम से एल का मान क्या हो जाएगा, 3 4 पर 5 हो जाएगा, तो एल का मान मुझे यहां पर 5 रखना होगा। ठीक है, जब गुणा करते हैं तो 12 दूना 24, और 24 का 8 से गुणा 192 1920 ये हो जाएगा, माइनस में 3 का स्क्वायर 9 या 27 पाई हो गया, और प्लस में
5 तिया 15 तिया 45 पाई हो गया। ठीक है, वापस ध्यान दीजिए, ये अपना आंसर जो है, इनको जब गुणा करूंगा तो 12 का 8 से गुणा 96, और 2 का जब 96 से गुणा कर रहा हूं तो 2 छंग 12 हासिल 1 18 और 1 19 1920। यहाँ पर 3 का क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा है 9 तिया 27 के रूप में, और 9 पंजा 45। और जब मैं इसको हल कर लेता हूं तो हमारा उत्तर क्या रहा सर, 1920 माइनस का 27 और प्लस का 45, घटाओ सर 27 और 45 तो कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 15 18 प्लस का 18 पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का आंसर है। और अगर पाई का मान रखना है तो फिर मजबूरी में 22/7 रख देना आप, और गणना करते हुए पॉइंट में अपने प्रश्न का आंसर निकाल देना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके दिमाग में आ रही है और समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सर। 9 मीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, प्रश्न पढ़ लेता हूं। 9 मीटर ऊंचाई वाले लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है। देखिए, एक शंकु की बात कर रहा है, और शंकु के अंदर आपको दो चीजें दे रखी है। एक 9 मीटर ऊंचाई, यानी h का मान आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है, ऊंचाई h का मतलब 9 मीटर। और दूसरी चीज क्या दे रही है, शंकु के आधार की परिधि, यानी कि हमारे पास में इसका मान दिया है सर, ये आधार, और आधार कैसा है, वृत्ताकार है। आधार की परिधि यानी परिधि आपके पास में है 44 के बराबर, 44 मीटर के रूप में है। ठीक है जी। अब चलिए सर, अब आपके दिमाग में आना चाहिए परिधि का फॉर्मूला क्या है, यहां से r निकल जाएगा। परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई r बराबर 44। कोई कंफ्यूजन है सर, h का मान 9 है, आपको बहुत स्पष्ट है। आधार की परिधि, और आधार चूंकि यहाँ पर वृत्त है, वृत्त की परिधि आपकी 2 पाई r हो गई, और 2 पाई r आपकी 44 के बराबर हो गई। कोई कंफ्यूजन है सर। और जब मैं इसको हल करूंगा तो देखिए हमारी स्थिति क्या रहेगी, 2 पाई का मान 22/7, r रहा बराबर 44। आप देख रहे हैं 22 और 2 का गुणा 44 होता है लेफ्ट हैंड साइड में, और 44 राइट हैंड साइड में कट गया, और वज्र गुणा करने पर r का मान कितना हो गया, 7 मीटर। ये r निकल करके आ गया है ना, परिधि के माध्यम से। और हमारा प्रश्न कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, स्लांट हाइट की बात कर रहा है। तो चलिए अपने प्रश्न का आंसर, स्लांट हाइट l के लिए आपका फॉर्मूला होता है रूट में r² प्लस h² का फॉर्मूला है। तो वर्गमूल में r², और जब आप देखेंगे r कितना है, r अभी भी निकाल दिया हमने 7, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 9, तो r² का मतलब है 7 का स्क्वायर, और ऊंचाई का अभिप्राय हो गया 9 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ने पर 9 और 1 10 हासिल 1, 9 और 4 13, वर्गमूल 130 मीटर। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 123 का वर्गमूल निकलता नहीं है सर, क्योंकि 5 का भाग दोगे तो 26 आएगा, और ना 26 का वर्गमूल निकलता, ना 5 का निकलता, ना पैर बनते हैं आपके। तो आपकी जो है स्लांट हाइट l का मान वर्गमूल 130 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर टेक्निकल चीज परिधि, और परिधि किसकी है, आधार की, और शंकु का आधार कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, वहां से r निकलते हुए स्लैंट हाइट l रूट r² प्लस h² के फॉर्मूले से निकाला गया। चलिए सर अगला प्रश्न देखते हैं। एक ठोस का पेंदा अर्ध गोलाकार और ऊपर से शंक्वाकार है। ध्यान दीजिए किस प्रकार का सॉलिड है, ठोस है, नीचे से अर्ध गोला और ऊपर से शंक्वाकार है, इस प्रकार का एक शेप आपके पास में है। यदि इन दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दो प्रश्न ने क्या कहा, दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बराबर होना। तो इसका मतलब मैं यहां पर बात करने वाला हूं ऊपर का जो भाग है, अच्छा इन दोनों भागों के आयतन का अनुपात वो बाद में देखता हूं मैं। तो यहां पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहां पर क्या हो रहा है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हो रहा है सर, है ना। कारण क्या है, इसमें वृत्ताकार भाग शामिल नहीं है। आप शंकु को जो देख रहे हैं तो शंकु में केवल और केवल ये हिस्सा आपको नजर आ रहा है, तो केवल मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से रहा। तो प्रश्न ने कहा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर है, अर्धगोला, ठीक है ना, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए वैल्यूज को रखने की बात कर रहा हूं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है सर पाई आर एल वक्र पृष्ठ, और अर्धगोले के लिए हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई
आर स्क्वायर। जो चीज कटती है उसको मैं काट लेता हूं, जैसे पाई से पाई दोनों पक्षों में कट गया सर हमारा, ठीक है। उसके साथ में एक आर और कट गया, तो कुल मिलाकर के एल बराबर क्या हो रहा है सर, 2r। और मुझे तो एल क्या है, अब यहां पर स्टार मार्क कर रहा हूं। देखिए मुझे अब एल का काम नहीं आना है, इसलिए एल हटाना है, क्योंकि प्रश्न ने कहा इनके आयतनों का अनुपात, और आयतन कब आएगा, जब आपका फॉर्मूला शंकु के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो एच चाहिए मुझे, एल तो नहीं चाहिए सर, ठीक है। तो मैं यहां से एच और आर के संबंध के बारे में बात करना चाहूंगा। तो एल के लिए हमारा फॉर्मूला रहा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर में 2r। ये विशेष बात है, मैंने स्टार मार्क करके लिखा है, मुझे एल की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए एल के लिए रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा गया। चलिए दोनों पक्षों में हम लोग करते हैं वर्ग, और वर्ग करने से वर्गमूल हट गया, और वर्गमूल हटने पर हो गया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। पक्षांतर कर लिया, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ पक्षांतर करने पर एच स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया सर आपका, ठीक है ना। और यहां से h का मान कितना हो गया, √3r के बराबर हो गया। वापस से ध्यान देना, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और अर्धगोले के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, एल बराबर 2r के बराबर हो गया, लेकिन एल की आवश्यकता नहीं है। और एल का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय की बात करने वाले हम, शंकु की जब बात करने वाले हैं, जैसे यहां पर, तो ये एल जो निकलने वाला है सर यहां पर, ठीक है, तो इसके माध्यम से ये एच है, आर है और एल, तो एल का मतलब हो गया √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय आप इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करते हुए आर स्क्वायर को हटाने पर एच स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, और एच का मान √3r। अब मुझे ज्ञात क्या करना है उसके बारे में बात करता हूं। हमें चाहिए उनके आयतनों का अनुपात, और जो क्रम है उसको, क्रम को ध्यान रखना, पहले अर्धगोला है और उसके बाद में कौन है सर, पहले अर्धगोलाकार यानी अर्धगोला, और उसके बाद में शंक्वाकार की बात कर रहा है, यानी शंकु की बात कर रहा है, आयतन की बात करना है, ठीक है ना। तो पहले है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, ठीक है सर। तो चलिए जब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं, तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या रहा, 2 पाई आर क्यूब है अर्धगोले का आयतन, और शंकु का आयतन क्या रहा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है शंकु का आयतन, ठीक है। तो चलिए मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करने की बात कर लेता हूं, जैसे 2 है, पाई है, आर क्यूब में कोई फर्क नहीं है, एज इट इज रहना है, 1/3 है, पाई है, आर स्क्वायर में कोई फर्क नहीं, एच का मान क्या रखूं, √3r रख देता हूं, क्योंकि एच हमारे पास में क्या है सर, ये रहा सर, मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, तो एच का मान इक्वेशन नंबर 1 से हमारे द्वारा रख दिया गया √3r। देखिए लेफ्ट और राइट में काफी चीजें कट जाती है, जैसे पाई से एक पाई कट गया, आर क्यूब यानी आर 3 बार लिखा है, और राइट में भी ये आर 3 बार ही लिखा है, तो बताइए क्या रिजल्ट रहा आपका, ये परिणाम रहा आपने 2 अनुपात वर्गमूल 3/3, ठीक है सर। यहां पर एक बार है ना कुछ गड़बड़ हो रही है सर, देखिए इसका जो है अर्धगोले का आयतन यहां पर 2/3 है सर, फॉर्मूला हम चूक रहे हैं, अर्धगोले का आयतन में 2 पाई नहीं है, 2/3 है, और उससे क्या होगा सर, 2/3 होने पर यहां पर 3 भी कट जाएगा सर, हर वाला, ठीक है भाई, हर में यहां भी 3 लिखा है और राइट हैंड साइड में भी हर में 3 लिखा, तो ये कट गया, तो 2 अनुपात कितना रहा सर, √3 रहा, ठीक है। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वापस ध्यान देना, अर्धगोले के आयतन के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो 2/3 पाई आर क्यूब है, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, उसके अंदर वैल्यूज को रखना है, खासकर एच का मान √3r रखना है, सब चीजें लगभग आपकी कट जाएगी, और 2 अनुपात √3, ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में है ना थोड़े से टिपिकल प्रश्न थे, कुछ कैलकुलेशन भी आपकी ज्यादा हुई होगी, लेकिन समझ में आपने समझने की प्रयास निश्चित रूप से किया होगा, समझ में आया भी होगा, नहीं आया तो दोबारा से इसी को प्ले करें,
है ना। जो जो चीजें समझनी है उसको एक बार दो बार और अच्छे से उसको देखने का प्रयास करें कि कहाँ पर क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज की गई है ना। तो उसको समझें, वापस इसको रिवीजन जरूर जरूर करना। चलिए सर, आज के लिए हम लोग इतनी बात करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।